बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम जो है वो जीके सीरीज के अंदर जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर बात करेंगे जी वर्ल्ड मैप की या मैप रीडिंग की, या इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप जो है वो कह सकते हैं कि हम ब्रीफली जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे कि भाई दुनिया की जो ज्योग्राफी है उसमें क्या जो है वो मोटा मोटा हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से मैप रीडिंग क्या है, ठीक है, किस तरह से हम किसी मैप को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप ओवरऑल जो है इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैप्स देखेंगे, मैप रीडिंग देखेंगे, बेसिक्स ऑफ मैप्स देखेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ देखेंगे क्योंकि अर्थ ही मैप की शक्ल दी गई है। और इसी तरह से हम जो है वो मेजर माउंटेन रेंजेस देखेंगे, मेजर डेजर्ट्स देखेंगे, मेजर रिवर्स देखेंगे, अच्छा मेजर प्लेन लैंड्स या ग्रॉस लैंड्स भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, ग्रॉस लैंड्स देखेंगे। और इसके अलावा मेजर सीज जो हैं वो देखेंगे, वर्ल्ड रीजन्स देखेंगे मेजर जो हैं, अच्छा वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स देखेंगे। और डेट एंड टाइम को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो बनाई गई या किस तरह से हम डेट एंड टाइम को मेंशन करेंगे। एटॉमिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करेंगे और पॉलिटिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड की हम बात करेंगे। और एट दी एंड हम देखेंगे पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड मैप के अंदर और उसकी लोकेशन को हम देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने जो है ये एक मैप मौजूद है, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और बज़ाहिर जब हम जिस टाइम इसको जो है वो किसी पेपर के ऊपर बनाते हैं या पिक्चर के अंदाज में, तो वो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये फ्रंट साइड है, ठीक है, गो कि हम इसे फ्रंट या बैक कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हम इसे पेपर के ऊपर जो है बनाते हैं जब भी, तो हम उस टाइम पे ये कहते हैं कि ये फ्रंट साइड है। अदरवाइज तो मैप क्या है, ग्लोब है। तो जब ग्लोब है और हम ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो राउंड है, तकरीबन जो है वो गोल शक्ल की है, तो ऑब्वियसली फिर उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फ्रंट साइड है ये बैक साइड है। आप बैक को घुमा के रख दें, अब बैक की साइड पे जो है वो बैक को देखेगा, उसके लिए वो फ्रंट है, क्योंकि गोल है तो उसकी तो कोई शेप नहीं। लेकिन जब हम पेपर की शक्ल में ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इस तरह से जो है ये मैप हमें देखने को मिलेगा। ये इसकी फ्रंट साइड हमें देखने को मिलेगी, हमें बैक साइड यहां से नजर नहीं आएगी। लेकिन ग्लोब में ऐसा हरगिज नहीं होता। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि ये जो मैप हम देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम पेपर की शक्ल में जो हमें नजर आता है वो देखते हैं, ग्लोब की फॉर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखें, क्योंकि हम आगे डिफरेंट मैप्स को डिस्कस करेंगे तो कुछ चीजें फिर वहां पे बार बार डिस्कस होंगी तो आपको पता भी चलेगा। तो यहां पे आप कुछ मेजर चीजें देख लें, जैसे आपको यहां पे देखें बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से जो ओशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे साइड पे कंट्रीज हैं वो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक मैप जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहां पे ये नीचे साथ में डायरेक्शंस दी हुई हैं कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। इस डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साइड पे जो है वो ईस्ट है, तो ये जो कंट्रीज हैं इनको ईस्टर्न कंट्रीज हम कहेंगे, ठीक है, जैसे कहा जाता है। और इसी साइड पे ये जो है ये वेस्ट है, जैसे अमेरिका है तो हम ये कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ये कहते हैं वेस्टर्न ममालिक की ये बात है। इसी तरह हम कहते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, या खास करके ईस्टर्न कंट्रीज में इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा हैं, तो इसलिए हम बात करते हैं ये हमारी मशरकी तहजीब है। कौन सी मशरकी तहजीब है? इस्लामी तहजीब है, ट्रेडिशनल है, ठीक। और वेस्टर्न कल्चर की हम बात करते हैं, भाई ये वेस्ट है तो वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि ये वेस्ट के अंदर है, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट हम कैसे मेंशन करेंगे वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपली समझ लीजिए कि यहां पे हम एक मेरिडियन लाइन है जिसको ये मानते हैं कि वो जीरो लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं। तो उसके हम इस साइड पे जब हम देखते हैं तो हमें ईस्ट के कंट्रीज देखने को मिलते हैं, और इस साइड पे हम देखते हैं जब इस मेरिडियन लाइन के, तो उसे हम वेस्ट की कंट्रीज हम ये कहते हैं, ठीक है, इस मैप के अकॉर्डिंगली। वैसे तो ग्लोब है, बात फिर वहीं पे है कि वो हमें गोल ही दिखाई देगा। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीजें ज्योग्राफर्स ने जो है वो सेट की हुई हैं। इसी तरह से हम देखते हैं जी नॉर्दर्न कंट्रीज, ये ऊपर की साइड पे जो नॉर्थ है और नीचे जो है वो साउथ है। तो साउथ के अंदर जो कंट्रीज हैं या नॉर्थ के अंदर जो कंट्रीज हैं। अब पहले हम ये कहते थे, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम बात करते थे कि भाई पहले दुनिया की जो डिवीजन थी वो ईस्ट और वेस्ट के अंदर थी, यानी दो ब्लॉक्स थे, एक साइड पे ईस्ट था एक साइड पे वेस्ट था। अब हम ये कहते हैं कि अब एक नई जो है वो हमें टर्म देखने को मिली है, और वो क्या है कि भाई वो नॉर्थ साउथ की टर्म हम देखने को मिली है। कि अब दुनिया को हम यहां से अगर दो हिस्सों में देखते हैं, जो इक्वेटर लाइन लेट सपोज अगर हम मानते हैं उसे, तो ऊपर की साइड पे जो हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे जो है वो तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हम जिन्हें कहते हैं लेट सपोज, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो नीचे है साउथ की साइड पे जो कंट्रीज आएंगे, कुछ 2-3-4 को छोड़ के बाकी सारे के सारे हमें जो है वो गरीब ममालिक ही या डेवलपिंग या डेवलप्ड वर्ल्ड हमें, डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तकसीम ओवरऑल जो है मैंने आपको बताई कि यहां पे वर्ल्ड मैप के अंदर ऐसी की हुई है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन्हें मजीद डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे, तो हमें इसकी समझ आती जाएगी कि ये कैसे है और किस तरह से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसके इंट्रोडक्शन से, कुछ जो है वो मोटी मोटी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी कार्टोग्राफर और कार्टोग्राफी क्या है। अब देखिए, जो शख्स नक्शा बनाता है, ठीक है, नक्शा जो है वो बनाता है, उसको कहा जाता है कार्टोग्राफर, कि भाई वो कार्टोग्राफर है, वो नक्शा बनाता है। जैसे फोटोग्राफर हम कहते हैं, वैसे ही कार्टोग्राफर है। इसी तरह से जो नक्शे का इल्म है या जो नॉलेज लिया जाता है नक्शे का या जो मैप है, इस मैप को जब हम स्टडी करते हैं या जो लोग इसको स्टडी करते हैं, उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। यानी मैप से रिलेटेड जो स्टडी है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो ये बनाता है मैप्स उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। ठीक है। अब आप यहां पे अगर ये मैप देखिए जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, कि मैप तो एक्चुअली में हम ग्लोब में देखते हैं, क्योंकि गोल है तो ओबियसली जो है या बैजवी शक्ल का है, तो उसमें हमें इस तरह की जो है वो वर्ल्ड दिखाई देती है, दुनिया इस तरह की दिखाई देती है। तो इसमें जो हम फ्रंट देखेंगे वो हमें इस तरह का दिखाई देगा, या जो हमारी साइड पे हमारे सामने जो ग्लोब की फ्रंट होगी वही एक्चुअली में हम वर्ल्ड की फ्रंट भी देखेंगे। वो ऐसा नहीं होगा जैसे हमने लास्ट में देखा कि वो हमें फ्रंट पेज के ऊपर छपा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कुछ और चीज है और एक्चुअली में जो मैप दिखता है वो इस तरह का है। जो रियल मैप है वो इस तरह का है। ऐसा नहीं कि कंट्रीज ऐसे हैं, लेकिन वो ग्लोब की फॉर्म का है। तो ये आपने दिमाग में जरूर रखना है। अब इसकी जो स्टडी है या इसके ऊपर जो काम किया जाता है, जो कुछ मैप में बनाया गया तो वो कार्टोग्राफर ने बनाया, और जब हम स्टडी करेंगे इसकी या जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको कार्टोग्राफी कहा जाता है, स्टडी को मैप की। अब मैप रीडिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी मैप्स की टाइप्स का। यहां पे दो तरह की मैप्स की टाइप्स हैं। हम एक तरह की मैप की टाइप को डिस्कस करेंगे, और वो जो है जिसको हमने आगे जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं हमारे पास, यानी कि जहां पे अब जैसे ये मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, दुनिया के ममालिक हमें उसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर फिजिकल मैप है कि उसमें हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स को देखते हैं कि कहां माउंटेन्स हैं, कहां पे दरिया है, कहां पे झीलें हैं, कहां पे समंदर है, वो सारा फिजिकल फीचर्स हैं मैप के, ठीक है। और वो मैप जो है डिस्कस करेगा फिजिकल फीचर्स को। इसी तरह टोपोग्राफिक मैप से हम ऊपर की सतह जमीन की को देखेंगे कि वहां पे क्या क्या कैसे कैसे कहां कहां मौजूद है। अच्छा, क्लाइमेटिक मैप्स आप देखते हैं जी, क्लाइमेट के हवाले से बता रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ, कि बताते हैं कि भाई यहां पे जो है ये इलाके गर्म ज्यादा हैं, ये इलाके जो है वो ठंडे हैं, ठीक है। तो ये बातें हमें जो है वो क्लाइमेटिक मैप से पता चलती हैं। इसी तरह से फिर इकोनॉमिक मैप्स होते हैं या कमर्शियल मैप्स होते हैं, कि उसमें हम इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं कि भाई अगर ये एरिया है तो यहां पे किस चीज की जो है वो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है, ये यहां पे जो है वो सबसे ज्यादा गंदम किस जगह पे पैदा हो रही है। तो इस तरह से हम फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे उस मैप के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मेजर मैप्स है। इसी तरह से जो है वो वेदर मैप्स होते हैं, जहां पे हम मौसम को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि भाई हवा यहां से आ रही है, हवा का प्रेशर यहां से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है या साउथ से, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेदर के मैप्स होते हैं, तो वेदरिंग के मुतालिक ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें, और उनमें जो जिस टाइप का मैप होगा वही चीज उस मैप के अंदर बताई जाएगी। अब उसके अलावा मैप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल, ठीक है जी। मैप का स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट सपोज स्केल क्या है, जैसे कि 1 किलोमीटर को ज्यूम करेंगे, आपने देखा होगा कभी मैप, तो उसके ऊपर लिखा होगा कहीं छोटे से कोने के अंदर कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, या इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली दुनिया इतनी बड़ी है, अब उसको तो मैप पे पॉसिबल तो नहीं है उसी तरह से ड्रॉ कर दें। तो फिर वो क्या करते हैं, ज्यूम करेंगे जो मैप बनाने वाले हैं, ठीक है, और वो बताएंगे कि भाई हमने किस मैप को किसके इक्वल किया है, और उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे डायरेक्शन को देखेंगे। अगर कहीं पे मैप पे हमें 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है वो 10 किलोमीटर है ओरिजिनली, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैप का स्केल मुख्तलिफ तरह से दिया जाता है। फिर इसी तरह से मैप्स के अंदर डायरेक्शन दी जाती है कि भाई डायरेक्शन में नॉर्थ कहां पे, साउथ कहां पे, ईस्ट कहां पे और वेस्ट कहां पे। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कौन से कंट्रीज नॉर्थ के अंदर हैं, कौन से कंट्रीज जो है वेस्ट के अंदर हैं, कौन से साउथ के अंदर हैं, यानी वो सारे का सारा ओवरऑल हम जो है वो डिस्कस करेंगे कैसे हैं। फिर फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो अर्थ है हमारी, इसके फिजिकल फीचर्स को देखें। तो सबसे पहले बाहर से देखने के बजाय अगर हम अंदर से डिस्कस करते हैं, ऑब्वियसली ये मैं ज्योग्राफी सीरीज के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां पे भी जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं। यहां पे हम सिर्फ जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने आगे जो स्टडी करनी है वो किस तरह से है।
तो देखिए अर्थ का जो इंटीरियर हम देखते हैं तो उसमें सबसे अंदर क्या है जी, कोर है, उसके बाहर की जो सतह है उसको मेंटल कहते हैं, और उसके बाहर जो सबसे ऊपर की सतह जहां पे हम मौजूद हैं उसको अर्थ का क्रस्ट या अर्थ का होल कहा जाता है। ठीक है, ये कोर है, उसका बिल्कुल अंदर का एरिया। अब यहां पे इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा जो है ये अर्थ का कोर है। फिर कोर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया, एक है इनर कोर यानी कि जो इंतहाई अंदर का हिस्सा है अर्थ का, जहां पे फुल ऑफ ग्रेविटी है सबसे ज्यादा, और यहां पे मैग्मा लावा जो है हर टाइप पे, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा है वहां पे कि वहां पे मैग्मा जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा इसकी ऊपर की सतह है, आउटर कोर है, ये सारे का सारा कोर का हिस्सा है। इसके बाहर हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेंटल आता है, और ये सारी इसके ऊपर की सतह जो है मेंटल की है। अब मेंटल भी एक्चुअली में दो ही हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। ठीक है, और इसके अलावा जो ये सबसे ऊपर की सतह है जो इसका होल है इसको हम कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, ये क्रस्ट है जहां पे हम मौजूद हैं, और क्रस्ट की भी दो ही तहें हैं, एक इनर क्रस्ट है और एक आउटर क्रस्ट जहां पे हम मौजूद हैं। तो तकरीबन यानी कि तीन मेजर हिस्से हैं, उनको दो दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया, तो 6 हिस्से जो है वो अर्थ के मौजूद हैं ओवरऑल अर्थ के अंदर अगर हम झांकते हैं और देखते हैं तो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अर्थ है जिसको हम यहां पे ये ग्लोब कह रहे हैं, और जो हम आगे शेप डिस्कस करेंगे, और हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं इस टाइम पे वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमेशा से वो 7 कॉन्टिनेंट्स ही थे? ऐसा नहीं था, यानी कि जमीन जो है उसकी फॉर्म या उसकी शक्ल जो है हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि जो पहले, आज से हम करोड़ों साल पहले की बात करें, तकरीबन 25 करोड़ साल पहले हम लेट सपोज ज्योग्राफर जो बात करते हैं उसकी बात करें, तो उस टाइम पे अर्थ को पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, या फिर सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। कि आज जैसे यहां पे इसको देखें, ये जो है ये आज की दुनिया है जहां पे हम 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, दूर दूर एक दूसरे से हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि बीच में यहां पे समंदर है, यहां पे साइड पे भी समंदर है। तो ये कभी एक ही जो है वो लैंड मास था सारे का सारा, और उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, यानी एक ही जमीन का टुकड़ा था और सारा जुड़ा हुआ था। यहीं पे यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यानी सारे जितने भी आज हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि करोड़ों साल का प्रोसेस है, इरोजन, वेदरिंग और सारे का सारा जो है वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहां पे जो है वो टूट फूट हुई और ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली गई। ठीक है जी, और ये प्लेट्स दूर गई वहां पे, और जिसको हम ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से यार ये सारा प्रोसेस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम जिस मैप को डिस्कस करने लगे हैं वो ये वाला मैप है। ये जो करोड़ों साल पहले था ऐसा नहीं है, और ये जो करोड़ों साल पहले था इसकी फॉर्म या इसकी शक्ल कुछ और थी जिसको पेंजिया कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए मैप को स्टडी करने के लिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो आप किसी भी सूरत में मैप को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो लाइंस हैं, क्योंकि हमने ये जो मैप है, एक्चुअली में ये बात समझिएगा कि ये मैप सारे का सारा इमेजिनरी है, हमने खुद इसको बनाया हुआ है। ठीक है, हमें इतना पता है ज्योग्राफर्स को कि अर्थ जो है वो तकरीबन गोल शक्ल की है। अब जब ज्योग्राफर्स को ये पता है गोल शक्ल की है तो उन्होंने इसको एज्यूम किया कि एक सर्कल है, इसका मतलब तो सर्कल होता है 360 डिग्री का। ऐसा ही है, एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 का है, मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने फिर खुद इसके ऊपर वर्किंग करके इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की, कुछ ऊपर से नीचे, कुछ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की। तो उन लाइंस को नाम दे दिए ताकि हम मैप को, और मैप के अंदर जो कंट्रीज जहां जहां मौजूद हैं उनकी लोकेशन को जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकें और उनको स्टडी कर सकें अपनी स्टडी के लिए। यानी कि बाय नेचर तो हमें पता है कि हमें कहीं पे लाइंस दिखाई नहीं देती, जब हम ऊपर देखते हैं कि हमें कहीं कोई लाइंस दिखाई दे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो बेसिक लाइंस होती हैं, एक है लॉन्गिट्यूड की लाइंस और दूसरा है लेटीट्यूड की लाइंस। अब लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो है इन्हीं को मेरिडियन लाइंस भी कहा जाता है समटाइम। ठीक है, कि ये मेरिडियंस भी होते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं ये है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है जी, यानी अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ का मतलब ये है कि ये नॉर्थ है और यहां से नीचे की तरफ ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ में जो लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं ये लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और ये टोटल है 360। क्यों कि मैंने आपको कहा कि सर्कल जो है वो 360 का है, तो ये 360 है। ये जो पोल्स के करीब होंगी जहां पे, तो इनके बीच में जो फासला है वो बहुत ज्यादा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पोल से दूर जाती जाएंगी तो इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बॉल की एग्जांपल है कि पोल्स के जो आप साइडों से देखेंगे आप तो वो कम होगी, तो जाहिर बात है लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा बीच में जो है वो उसका हुजम बढ़ेगा, तो वहां पे उसका जो है वो पूरा का पूरा आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगी, वहां पे स्पेस ज्यादा होगी।
इसी तरह से हम बात करते हैं लेटीट्यूड की। दूसरी तरह की जो लाइंस हैं वो हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो है ये 180 है, 90 जो है वो इक्वेटर से ऊपर है और 90 जो है वो इक्वेटर से नीचे, यानी हाफ सर्कल इसको मान लें आप, ठीक है जी। हाफ सर्कल इसको ड्रॉ किया गया कि 90 लाइंस ऊपर, ठीक है, और 90 लाइंस नीचे। ऊपर नीचे किससे? इक्वेटर से। इक्वेटर लाइन भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उससे 90 ऊपर और 90 नीचे हैं। ये जो लाइंस आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं ये हैं लेटीट्यूड की लाइंस, जो कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसका मतलब जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में है हमारे पास लाइंस, इनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। और ये जो है ये 180 है, हाफ सर्कल है। ये 360 है, तो 360 का यहां पे आधा कर दिया ज्योग्राफर्स ने और यहां पे 180 इसको कहा गया। और 90 जो है ये ऊपर है, ये जो बीच की लाइन है इससे, और ये जो 90 है इससे नीचे है, तो ये कंप्लीट 180 बनाते हैं। ये 360 है और ये 180 है, ये समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इसी के बीच में हम देखते हैं एक इक्वेटर लाइन है, ठीक है। आपने सुना होगा खते इस्तिवा। अब खते इस्तिवा क्या है, ये इक्वेटर लाइन क्या है कि दुनिया को, ये जो वर्ल्ड मैप है इसको इमेजिनरी लाइन से कट किया गया बीच में से, यानी कि बीच में से हमें कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में बीच में से नहीं है बल्कि थोड़ा सा नीचे से है, ठीक है। यानी कि अगर यहां पे ये इसका सेंटर है तो ये सेंटर से थोड़ा नीचे से इक्वेटर लाइन जो है वो कट करती है इस ग्लोब को। तो यहां पे जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई दुनिया को बीच में से कट करके समझने के लिए, तो उसको कहा गया इक्वेटर लाइन, कि ये खते इस्तिवा है, ठीक है। इसको खते इस्तिवा कहा गया कि भाई हम ये मानते हैं कि सूरज जो है वो सारा साल जो है वो खते इस्तिवा के ऊपर रहता है, थोड़ा सा इस साइड पे या थोड़ा सा इस साइड पे होता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो खते इस्तिवा के ऊपर ही होता है। सूरज यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे रहता है। यहाँ पे उसकी जो डायरेक्शन है थोड़ी यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो गर्मी वगैरह इस एरिया के अंदर रहती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको कहा गया इक्वेटर लाइन, ठीक है। और ये मिडिल ऑफ अर्थ है, या मिडिल से थोड़ा सा नीचे है एक्चुअली में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और जो इक्वेटर टू नॉर्थ है। और उसके बाद है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ये भी इक्वेटर टू साउथ है, ठीक है। अब इक्वेटर टू साउथ और नॉर्थ का क्या मतलब है कि यहां पे आप देखिए, अगर ये इमेजिनरी लाइन है तो इसी इमेजिनरी लाइन के ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है 23.5 पे, क्योंकि ये इक्वेटर 0 है, इसको 0 डिग्री कहा गया। तो इस 0 डिग्री के ऊपर 23.5 पे जो है हमारे पास जो है वो कैंसर का जो है वो हमारे पास आता है ट्रॉपिक। और इसी तरह जो नीचे की साइड पे है, इक्वेटर से नीचे की साइड पे, साउथ की साइड पे, तो वो जो है वो भी 23.5 जो है वो नीचे की साइड पे है। और ये जो है हमारे पास 2 ट्रॉपिक्स हैं। तो ये पूरे का पूरा जोन अगर हम बात करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर आप देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको जो है वो समझ आएगा कि अर्थ को किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया और किस तरह से जोन्स इसके बनाए गए हैं, कि हमने इमेजिन किया कि जोन्स कैसे, और हमने सिर्फ इमेजिन यहां पे पेपर वर्क के ऊपर किया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमने खुद से इमेजिन कर लिया कि भाई यहां पे जो है वो ठंड होगी, यहां पे सर्दी होगी, गर्मी होगी, ऐसा नहीं, वो ओरिजिनली वैसा ही है, सिर्फ हमने जो लाइंस ड्रॉ की वो इमेजिनरी हैं। तो अगर हम जोन्स की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रॉपिकल जोन, ठीक है जी, जिसको टॉरिड जोन भी कहा जाता है, ये 0 से 23.5 तक है। इसी तरह टेम्परेट जोन है, 23.5 से लेके 66.5 तक हमारे पास आएगा। और तीसरा है कोल्ड या फ्रिज जोन, जिसको कहा जाता है, ठीक है, या पोलर भी, इसको पोल्स भी कहा जाता है, पोलर जोन, और ये 66.5 से 90 तक जो है वो जाता है। अब यहां पे आप देखिए, इसको आप समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेटर लाइन है जो कि अर्थ को बीच में से काटती है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन, जिसको 0 लाइन माना गया, क्योंकि 0 डिग्री कहा गया, तभी तो हम कहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो बीच में से स्टार्ट किया गया, ये 0 डिग्री है। इसी तरह जब इसके ऊपर हम देखते हैं, ठीक है जी, 23.5 ऊपर, ये 23.5 ऊपर, यानी कि 23.5 नॉर्थ में, और इसी तरह से 23.5 नीचे, यानी साउथ में 23.5, इसको हम कहते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे वाले को, और जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये पूरे का पूरा ट्रॉपिकल जोन फिर बना देता है। इसी तरह से जब हम ऊपर जाएंगे 23.5 से 66.5 तक नॉर्थ में, और इसी तरह से जब हम आएंगे नीचे 66.6, तो जो नीचे है 66.6 यानी साउथ के अंदर, उसको हम कहेंगे इंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अंटार्कटिका का जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, उसको, उसके साथ हमने इसको नाम दिया। और इसी तरह से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही हमें पता है कि जमे हुए हैं, और ये जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसी के ऊपर जब हम 66 से ऊपर जाएंगे 90 तक, तो ये पोल्स हैं, ठीक है। फ्रिज जोन भी से हम कहेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे जमे हुए हैं, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी, 90 नीचे भी, ठीक है। यानी 90 साउथ में और 90 नॉर्थ में जो हमारे पास है, ये
पोल्स का एरिया है, ठीक है। तो ये जो है दुनिया को नहीं 3 हिस्सों में मेजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एक जो है हमारे पास 23.5 पे जो इक्वेटर से ऊपर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है जी, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और दूसरा जो इससे ऊपर 66.5 है उसको हम जो है वो इसको कहेंगे टेम्परेट जोन कहेंगे, जो कि थोड़ा सा मोतदिल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे जिसको कहा गया जी आर्टिक सर्कल और इंटार्कटिक। और इसके ऊपर हम जब जाएंगे कोल्ड जोन के ऊपर तो वो हमारे पास पोल्स आ जाएंगे 66 से ऊपर और 90 तक जो है वो जाएंगे, चाहे नॉर्थ में जाएं या चाहे साउथ में जाएं। तो ये जो है ये इमेजिनरी लाइंस यहां पे ड्रॉ की गई हैं इस अर्थ के जोन्स को समझने के लिए कि यहां पे कैसा मौसम हो सकता है या किस तरह का जो है यहां पे वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो किस तरह की हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करते हैं जी मैप को। अब जो हमारे पास मैप आएगा जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसको आज हम देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये वर्ल्ड मैप है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने हैं। तो दुनिया के कॉन्टिनेंट्स देखें 7 हैं हमारे पास, ऐसे ही हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है? बरे आजम, ठीक है। अब बरे आजम क्या है? बर मतलब बर को कहते हैं खुश्की, ठीक है, और आजम मतलब बड़ा। तो खुश्की का जो बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, खुश्की का बड़ा टुकड़ा ये जो जहां पे मिट्टी है, जमीन है, ठीक है, पानी के अलावा जो जमीन है, तो जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स या बरे आजम कहते हैं। तो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, लैंड मास जो बड़े बड़े हैं इस अर्थ के ऊपर, तो वो कितने हैं जी? 7 हैं, 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं और बाकी समंदर है। तो ये 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसमें आपको यहां पे सामने देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें एशिया हमारे पास, तो ये एशिया नंबर 1 हम इसे कहते हैं। फिर यूरोप है हमारे पास 2 नंबर पे, अफ्रीका है 3, इसके बाद साउथ अमेरिका है नंबर 4 हम कह सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 पे नॉर्थ अमेरिका है, नंबर 6 पे यहाँ पे ऑस्ट्रिया या ये पूरे का पूरा जो मिला के ओशनिया बनता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे। और नंबर 7 पे हमारे पास है इंटार्कटिका, ठीक है जी। ये 7 बड़े बड़े खुश्की के टुकड़े हमारे पास मौजूद हैं जो हम मैप में देखते हैं, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, या 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये, ठीक है। अब ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके अंदर बहुत से मुल्क हैं, हर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत से कंट्रीज हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एशिया की नंबर 1 पे, तो एशिया जो है जी इसके अंदर 49 कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 49 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम पे एशिया के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम इसका एरिया चेक करें कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एक्चुअली में एशिया का ही कॉन्टिनेंट है, और वो है 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो किसका आता है जी? एशिया का रकबा हमारे पास आ जाता है, पूरे का पूरा जो एरिया है। और ये सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आबादी भी यहीं पे है, सबसे ज्यादा आबादी यानी दुनिया की जो है वो कहां पे है जी? एशिया के अंदर। और 2018 की पॉपुलेशन के मुताबिक जो है वो 4.561 बिलियन जो है, तकरीबन 4.5 अरब की आबादी, ठीक है जी, यानी 4.5 अरब की आबादी जो है हम ये कह सकते हैं वो किसकी है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया की है, सबसे ज्यादा आबादी एशिया की। दूसरे पर अगर हम बात करते हैं हमारे पास है यूरोप, ठीक है जी, जिसके अंदर 44 कंट्रीज हैं। और इसके एरिया की अगर हम बात करें तो 10.53 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया है यूरोप का, ठीक है जी, 1053 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा अगर इसकी आबादी की बात करें तो 746.5 यानी 746.4 मिलियन जो है इसकी आबादी है, तकरीबन यानी तकरीबन पौना 1 अरब आप इसे कह सकते हैं इसकी आबादी है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं जी अफ्रीका की। 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है, 54 ममालिक हैं अफ्रीका के अंदर। और अगर इसकी हम बात करें तो ये तकरीबन 30.37 मिलियन किलोमीटर जो है उस स्क्वायर पे फैला हुआ है, पूरे का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है। और इसकी अगर आबादी की बात करते हैं 2016 की, तो 1.216 बिलियन इसकी आबादी थी, यानी कि 2016 के अंदर, यानी तकरीबन 1 अरब 1.25 अरब के करीब आप इसे कह लें, ठीक है। तो 1.25 अरब के करीब जो है वो इसकी आबादी है। और इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पे हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23 कंट्रीज हैं हमारे पास। और इसकी अगर हम बात करें एरिया की, तो हमारे पास टोटल एरिया है 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। और अगर इसकी आबादी 2016 की बात करते हैं तो 579 मिलियन के करीब जो है वो तकरीबन आधा अरब के करीब जो है हम इसकी आबादी कह सकते हैं, ठीक है जी, 60 करोड़ आप इसे कह लें तकरीबन, ठीक है, उसके करीब इसकी आबादी है। नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है साउथ अमेरिका, ठीक है, जिसके अंदर 12 ममालिक हैं, ये है साउथ अमेरिका हमारे पास। और 12 ममालिक इसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज मौजूद हैं। इसका टोटल जो एरिया है वो है 17.85 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 17.84 जो है इस एरिया के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ है। और इसकी आबादी 2016 की बात करें अगर,
तो 422.5 मिलियन जो है वो यानी कि इसकी आबादी है। तकरीबन ये भी जो है वो आधा अरब के करीब आपसे कह सकते हैं, क्योंकि ये 2016 की है तो ऑब्वियसली अभी 2022 है, तो इसकी आबादी जो है वो अब हम कह सकते हैं कि आधा अरब के करीब तो होगी ही। और नंबर 6 पे हमारे पास है ओशनिया, और 14 ममालिक जो हैं हमारे पास ये ओशनिया पे यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं। और इसके एरिया की बात करें तो 8.526 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास ये एरिया जो है वो ओशनिया का है। और इसकी अगर आबादी की हम बात करते हैं तो तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब जो है वो इसकी आबादी, हम 4.5 करोड़ के करीब हम कह सकते हैं इस कॉन्टिनेंट की जो है वो आबादी है। और नंबर 7 पे अगर हम बात करते हैं 7वें कॉन्टिनेंट की, तो हमारे पास है अंटार्कटिका, ठीक है। और अंटार्कटिका जो है इसकी अगर हम बात करें तो 13.66 मिलियन किलोमीटर के ऊपर ये एरिया जो है वो फैला हुआ है। और क्योंकि आबादी यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई रहता नहीं है, ये सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है इस एरिया को, और वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ये साइंटिफिक मिशन वगैरह जाते हैं, तो बाकी यहाँ पे कोई दूसरे ममालिक की तरह रहता नहीं है। ये सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं और कुछ नहीं है, या बर्फ के ग्राउंड ही है यहाँ पे, इतना ज्यादा ये एरिया ठंडा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये इनका जो एरिया है और आबादी जो है इनकी है, ये जो हम वर्ल्ड मैप के अंदर सबसे पहले देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया, यानी जो बरआज़म थे उनको हमने देखा कि वो क्या हैं, तो अब हम बात करते हैं ओशंस की, ठीक है जी, या ओशियंस भी इसको समटाइम जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। तो ओशंस की हम बात करते हैं कि जो बहर हैं, ओशंस को कहा जाता है जी बहर, ठीक है जी। जो बड़े बड़े बहर हैं, बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया के अंदर, वो जो हैं वो कितने हैं और क्या क्या उनकी जो है वो पोजीशन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे, आप इस पिक्चर नंबर 1 के अंदर देखिए, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि दुनिया में जो है वो 5 बड़े बड़े हमारे पास ओशंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहां पे देखिए जी अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, यहां पे वेस्ट के अंदर पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ के अंदर ये एक ही समंदर है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ग्लोब है तो दुनिया गोल है, तो ये पीछे से हमें जुड़े हुए मिलेंगे, तो आप अब यहां से कहें कि ये एक साइड पे है, ये दूसरी साइड पे है, ऐसा हरगिज नहीं। उसके बाद इंडियन ओशन है, उसके बाद आर्टिक ओशन है और साउथर्न ओशन है। अब इसी पिक्चर को, इसी ग्लोब को हम पिक्चर सेकंड के अंदर जो है वो थोड़ा सा घुमा रहे हैं। ग्लोब को हम थोड़ा सा जब घुमाएंगे ताकि हम पैसिफिक ओशन को कंप्लीटली देख सकें, तो यहां पे आप देखिए ये आपको पैसिफिक ओशन यहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है वो पैसिफिक ओशन है हमारे पास, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे हमारे पास है अटलांटिक ओशन, नंबर 3 पे हमारे पास है इंडियन ओशन, ठीक है, यहां पे आप देखें। नंबर 4 पे है साउदर्न ओशन, और नंबर 5 पे है आर्टिक ओशन, ठीक है। ये 5 जो है वो समंदर हैं, दुनिया के बड़े बड़े बहर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पैसिफिक ओशन की। तो जो पैसिफिक ओशन है, इसको पैसिफिक इसका नाम इसीलिए रखा गया कि ये पीसफुल है, ये बहुत ही जो है वो खामोश समंदर माना जाता है, कि ये जितना बड़ा है, ठीक है, और जितना गहरा है उतना ही जो है ये पीसफुल है, उतना ही पुरसुकून है, इसी वजह से इसको पैसिफिक ओशन जो है वो इसका नाम रखा गया। और इसका हम देखें अगर हुजूम ये कितना फैला हुआ है, तो 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर ये जो है वो फैला हुआ है, यानी 165.2 मिलियन के ऊपर ये जो ओशन है ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जो है वो ये हमारे पास ओशन है। नंबर 2 पे बात करते हैं, और यहां अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देखिए ये कहां पे है। एक साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका है, ठीक है। और इस साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास एशिया है, और यहां पे हम बात करते हैं तो हमारे पास ओशनिया है। इसका मतलब यह है कि 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, और ये जो 5वां यहां पे हमारे पास साउथर्न है या अंटार्कटिका भी क्योंकि यहां पे आता है, तो आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 5 जो है वो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो है यहां पे ये समंदर पैसिफिक ओशन आता है। इतना बड़ा जो हुजम है इसका, इतना ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, और एशिया और ओशनिया के बीच में यहां पे हमें ये जो है वो पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं जी, अच्छा, इस पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे जो गहरी जगह है उसको कहते हैं मारियाना ट्रेंच, ठीक है। और उसकी अगर हम बात करें डेप्थ की तो वो है 10,998 मीटर, यानी समंदर के अंदर सबसे ज्यादा जो गहराई है वो पैसिफिक ओशन के अंदर मारियाना ट्रेंच की है, जो कि फिलिपाइन के पास यहां पे इस जगह पे कहीं लोकेट करता है, ठीक है। यहां पे ये ट्रेंच है, और ये यानी खाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जमीन के अंदर जो है आप देखते हैं कि जमीन में कहीं आपको खाई नजर आती है, पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही लंबी सी आपको खाई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही समंदर के अंदर भी जो है वो पहाड़ मौजूद होते हैं, और वही सरफेस होती है, और उसके अंदर भी जो है ये खाई मौजूद है, और सबसे गहरी खाई है, और ये जो है वो 10,998 मीटर है, या फिर हम 2,550 किलोमीटर हम इसे कह सकते हैं, ये इसकी डेप्थ है यहां पे। और इसकी लेंथ जो है वो 69 किलोमीटर विड्थ इसकी जो है, ये पूरे की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है।
नंबर 2 पे हमारे पास है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो ये है जी एक 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो अटलांटिक ओशन है यानी इसका अगर हम साइज देखते हैं तो 106.5 जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे ये फैला हुआ है पूरे का पूरा। और अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इसके साइड पे भी, एक साइड पे नॉर्थ अमेरिका, दूसरी साइड पे साउथ अमेरिका, ठीक है, और एक साइड पे यूरोप है और दूसरी साइड पे अफ्रीका है। तो ये भी 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो है वो मौजूद है ऑलमोस्ट। और इस साइड पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो फिर वो साउथर्न ओशन या पीछे जो है वो आ जाता है अंटार्कटिक। तो यहाँ पे 4 के बीच में ये जो है वो अटलांटिक ओशन मौजूद है और सबसे ज्यादा बिजी जो ओशन है माना जाता है वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है या पिछले 300-400 सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो इसी ओशन का, अटलांटिक ओशन का ही हुआ, ठीक है। चाहे वो हम कोलोनिज्म से स्टार्ट करें तो अभी तक हम देखें जितनी ट्रेड यहाँ पे हुई और जितनी ट्रेड यहाँ पे होती है यूरोप और अमेरिका के बीच में या अफ्रीका के बीच में और ये साउथ अमेरिका, तो ये सबसे ज्यादा जो है वो बिजी जो है हमें बहर देखने को मिलता है। नंबर 3 पे है हमारे पास इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो ये है जी हमारे पास जी 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है इंडियन ओशन। और ये पहला ओशन है जो किसी मुल्क के नाम के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इंडियन ओशन। अब इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के नाम के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये रखा गया है। और ये इंडियन ओशन जो है तीसरा बड़ा समंदर है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, हम इसकी साइडों की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक साइड पे पाकिस्तान भी यहीं पे है, अच्छा इंडिया भी यहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ पे है, श्रीलंका यहाँ पे, ये पूरे का पूरा ऑस्ट्रिया यहाँ पे पीछे साइड पे आता है ओशनिया के साथ, यानी कि यहाँ पे अरेबियन जो पूरे का पूरा पेनिनसुला है, अफ्रीका का ये जो एरिया है, ये पूरे का पूरा जो है ये इंडियन ओशन के साथ ही जो है वो टच होता है। और नंबर 4 पे हम बात करते हैं जी साउदर्न ओशन की। और साउदर्न ओशन जो है हमारे पास ये है 20.33 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आता है, साउथर्न ओशन साउथ के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये चौथा बड़ा समंदर है। और नंबर 5 पे हमारे पास आर्टिक ओशन है। ये जो दोनों ओशन है, ये साउथर्न ओशन हो गया या आर्टिक ओशन हो गया, ये बहुत ही ठंडे समंदर हैं और ये मैक्सिमम टाइम जो है जमे रहते हैं। या हम आर्टिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के, ठीक है, जो बहुत बड़े जमीन के अंदर जो समंदर के अंदर जो मौजूद होते हैं। यानी कहा जाता है कि 90% वो पानी के अंदर हैं और 10% जो है वो पानी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो पहाड़ हैं, आइस शीट्स हैं बहुत बड़ी, गो कि अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है बहुत ज्यादा कम हो रही हैं, पिघल रही हैं, लेकिन यहां पे मौजूद हैं। तो ये जो है हमारे पास 5वां बड़ा बहर है। और इसकी अगर हम बात करें तो 14.06 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ है ये समंदर भी। तो ये दुनिया के 5 जो है बड़े बड़े बहर हैं, ठीक है जी। और ये जो है इनकी लेंथ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जी मेजर सीज इन द वर्ल्ड, या जो समंदर हैं, फेमस समंदर हैं, उनकी हम बात करने लगे हैं। जो बड़े बड़े फेमस समंदर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो वर्ल्ड मैप के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है, समंदर जो है वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ। तो हम 8 जो फेमस समंदर हैं जिनका हम सबसे ज्यादा जिक्र सुनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि वो वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ कहाँ पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नंबर 1 की। नंबर 1 पे जो सबसे फेमस जो हम सी सुनते हैं वो है जी मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये है 2.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ। और इसका जो सबसे ज्यादा डेप्थ है वो है 1500 मीटर, इसकी जो सबसे ज्यादा गहराई नापी गई है। अब नंबर 1 अगर मेडिटेरेनियन सी आप यहां मैप के अंदर देखिए तो ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है यूरोप, ठीक है। तो यूरोप के बीच में ये जो समंदर आ रहा है यहां पे यूरोप और अफ्रीका के बीच में, और ये साथ में जो है मिडिल ईस्ट का एरिया भी टच हो रहा है। तो ये जो समंदर है इस समंदर को कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। ये नंबर 1 समंदर है हमारे पास जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब इसकी अगर लोकेशन आप देखें तो इसके एक साइड पे हमें अफ्रीका देखने को मिलेगा, यानी कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड पे यहां पे मिडिल ईस्ट का एरिया है, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला के साथ। और यहां का जो एरिया है ये है यूरोप का एरिया। तो 3 कॉन्टिनेंट्स को आप ये कह सकते हैं, यानी एक साइड पे अफ्रीका है, दूसरी साइड पे एशिया है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, और यहां पे यूरोप है। तो ये 3 एरियाज को जो है वो टच करता है समंदर। इस वजह से इसका मतलब 3 कॉन्टिनेंट्स का जो है ट्रेड इस समंदर के जरिए होती है और यहां से आना जाना होता है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला समंदर है और सबसे ज्यादा फेमस भी इसी वजह से है ये यहां पे, ठीक है, कि जो भी यहां पे सामान वगैरह आएगा, ट्रेड वगैरह जो होगी यहां से यूरोप से जो होगी वो इस समंदर से होकर गुजरेगी, अफ्रीका से जो होगी वो इस समंदर से यूरोप जाएगी, या यहां पे अगर अमेरिका उसको लेके जाना है तो यहां से लेके जाएंगे। इसी तरह से जो अमेरिका से जो चीजें आएंगी तो वो भी यहां से दाखिल होंगी जो है वो जिब्राल्टर से, ठीक है। यहां पे जो स्ट्रीट है जिब्राल्टर स्ट्रीट जो 2 समंदरों को मिलाती है,
अटलांटिक ओशन जो और मेडिटेरेनियन सी के अंदर, और यहां से जो होती हुई स्विस कैनाल से होता हुआ ये जो है सीधा अरेबियन सी के अंदर रास्ता निकलता है। ठीक है जी, तो ये सबसे फेमस हमारे पास है और ये 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर फैला हुआ है। नंबर 2 बात करते हैं जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सबसे फेमस समंदर है वो है अरेबियन सी, यानी कि बहीरा अरब, जिसको हम सब ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये बहीरा अरब क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान और इंडिया के साथ टच होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 3.86 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है वो है 2734 मीटर, यानी सबसे ज्यादा जो इसकी कहीं डेप्थ है वो है 2734 मीटर पे फैली हुई इसकी डेप्थ है। अब अरेबियन सी को अगर आप यहां पे देखिए तो ये आपको यहां पे अरेबियन सी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हम फेमस कह सकते हैं, या अगर हम नंबरिंग ना भी करें तो ये फेमस है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है अरेबियन सी। अब इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो इस साइड पे देखिए, यहां पे इसके साथ एशिया है। ठीक है, एक साइड पे, दूसरी साइड पे यहां पे हम बात करें तो इसके साथ भी अफ्रीका जो है वो टच होगा यहां पे। तो यहां पे भी दो बड़े कॉन्टिनेंट्स के साथ टच होते हैं। और रीजन्स की अगर हम बात करें तो ये अगर इंडिया का पूरा रीजन के साथ टच हो रहा है तो यहां पे मिडिल ईस्ट भी यहां पे इसके साथ टच होगा। इसी तरह से जो सेंट्रल एशिया है उसका भी अपना कोई समंदर नहीं, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं तो वो भी इसको यूज करते हैं, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू यहां पे इसको अरेबियन सी को यूज करता है। तो ये जो है यहां पे भी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। या जो सी पैक है चाइना का, ठीक है, तो वो चाइना के सी पैक की वजह से भी ये जो है यहां पे हमारी गवादर पोर्ट कराची की जो है, सॉरी बलूचिस्तान के अंदर जो है, तो वो भी सबसे ज्यादा जो है अब यूज होगी इन फ्यूचर। तो अब ये कहा जा रहा था कि भाई जो 19th सेंचुरी थी या जो 20th सेंचुरी थी वो थी अटलांटिक ओशन की, सबसे ज्यादा वो जो है समंदर इस्तेमाल हुआ। तो अब जो 21st सेंचुरी है वो है अरेबियन ओशन या इंडियन ओशन की, कि सबसे ज्यादा जो है ये ओशन जो है वो अब यूज होंगे, या ये सी जो है वो समंदर इस्तेमाल होंगे। तो यहां पे एक साइड पे इसके आप देख लें इंडिया है, यहां पे ये साथ में पाकिस्तान है, साथ में ईरान है, यहां पे ओमान है, यमन है। तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है इसके साथ है। और यहां पे जो है ये इथोपिया के इलाके जो हैं, सूडान वगैरह ये आते हैं, तो ये इनके बीच में जो है वो मौजूद है। नंबर 3 पे बात करते हैं जी हम। नंबर 3 पे हमारे पास है रेड सी। और रेड सी की अगर हम बात करते हैं तो ये 4,38,000 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर फैला हुआ है और सबसे ज्यादा जो इसकी डेप्थ है वो 490 मीटर इसकी सबसे ज्यादा डेप्थ है। और लोकेशन इसकी अगर आप देखिए तो ये अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, रेड सी जिसको कहा जाता है। अब आप यहां पे देखिए, ये है अफ्रीका और ये है अरेबियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला मैं ज्योग्राफी में आपको बता चुका हूं, यहां पे फिर से आपको बता देता हूं कि पेनिनसुला एक ऐसी जमीन होती है जिसके 3 साइड पे समंदर हो और एक साइड पे जो है वो खुश्की हो। ठीक है, अब ये जो अरब की पूरी जमीन है, अब ये इस तरह की शेप की है कि इसके इस साइड पे भी पानी है, यानी इस साइड पे भी समंदर है, इस साइड पे भी समंदर है और यहां पे भी जो है वो समंदर है या पानी है। तो 3 साइड से इसकी पानी है और एक साइड पे जो है वो इसकी खुश्की है, तो इस वजह से इसको पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी की जुबान में। तो यहां पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरब जो है और अफ्रीका जो है, इसके बीच में ये जो आपको यहां पे ये तंग सा जो है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है एक वो समंदर जो है, ये समंदर जो है, यानी यहां पे ये अरब है, ये समंदर है बीच में और साथ में फिर ये जो है ये अफ्रीका है। तो ये जो समंदर है इसको कहा जाता है रेड सी। ठीक है, और ये रेड सी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से कि ये गो के खुद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये लिंक करता है दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को एक तरह से। आप एक साइड पे देखिए, अगर यहां पे मैप के अंदर, तो यहां पे मेडिटेरेनियन सी है और इस साइड पे ये मेडिटेरेनियन सी, जैसे कि मैंने कहा कि 3 बड़े बड़े जो है वो कॉन्टिनेंट्स, उनकी ट्रेड इसके थ्रू है। अब इसके थ्रू ट्रेड तब होगी जब आगे रास्ता होगा, तो रास्ता जब होगा ही नहीं तो फिर ट्रेड नहीं हो सकती। तो यहां से जो है वो स्विस कैनाल जो है वो एक खोदी गई। ठीक है जी, स्विस कैनाल जो खोदी गई मिस्र के अंदर, तो उस स्विस कैनाल को लिंक किया गया इस सी के साथ, इस समंदर के साथ, रेड सी के साथ। और ये रेड सी जो है वो आगे निकलता है इंडियन ओशन में या अरेबियन ओशन की हम बात करें। ठीक है, तो उसके अंदर अरेबियन सी के अंदर यहां पे निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो रास्ता प्रोवाइड करता है ट्रेड को यहां से यहां आने में या यहां से ट्रेड को यहां जाने में। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रेड सी है हमारे पास। और स्विस कैनाल जो है, अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो 193.3 किलोमीटर यानी 193.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 1869 के अंदर जो है इसका आगाज हुआ था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं आगे जी, नंबर 4 पे चौथा समंदर हम देखते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है डेड सी, या डेड सी को सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। ठीक है जी, सॉल्ट लेक नॉर्मली इसको कहा जाता है, जो कि चारों साइडों से बंद हो। ठीक है, और सॉल्ट इसका मतलब यह है कि वहां पे नमक बहुत ज्यादा है। समंदर में वैसे भी नमक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो एरिया है पूरी दुनिया का, ठीक है, ये जो समंदर का एरिया है डेड सी इसको कहते हैं, यहां पे इतना ज्यादा नमक है कि यहां पे कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो सैलेंटी है यहां पे। और 605 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर ये फैला हुआ है और 50 किलोमीटर की सबसे
सबसे ज्यादा जो है वो डेप्थ है। अब लोकेशन अगर आप इसकी देखें तो मिडिल ईस्ट है और जॉर्डन है। बेसिकली मिडिल ईस्ट और जॉर्डन के बीच में ये लेक आती है, या जॉर्डन के साथ इजराइल और पैलेस्टीन को भी आप साथ में शामिल कर लें, ठीक है, कि असल मुल्क तो हम मानते हैं पैलेस्टीन ही है, इसराइल तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो इसका मतलब ये मिडिल ईस्ट, जॉर्डन और इजराइल के बीच की ये लोकेशन आपको यहां मिलेगी। अब यहां पे अगर आप आए तो आप यहां पे देखेंगे कि ये जो है हमें दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा मिडिल ईस्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो है वो इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है, यानी यही जो रेड सी है इसी के थोड़ा सा पीछे हम अगर देखेंगे तो यहां पे एक साइड पे जॉर्डन है, इस साइड पे यानी ईस्ट की साइड पे जॉर्डन है, यहां पे हम बात करें नॉर्थ की साइड पे तो यहां पे फलस्तीन या इसराइल आ जाएगा, और यहां पे जो है वो मिस्र है, अफ्रीका का जो एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे जो है ये एक लेक हमें देखने को मिलती है डेड सी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमारे पास है कैस्पियन सी, ठीक है जी। और ये कैस्पियन सी जो है ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ, और ये लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, यानी जमीन के अंदर सबसे बड़ा जो कहीं पानी हमें खड़ा देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी जहां पे भी आप देखेंगे वो पानी के साथ लिंक कर रहा होगा, पानी जमीन के साथ एक साइड से लिंक कर रहा है लेकिन चारों साइडों से कहीं मौजूद नहीं है। तो ये कैस्पियन सी भी एक लेक है एक्चुअली में, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर मौजूद है, चारों साइडों से जमीन से घेरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ी जो है वो वाटर बॉडी, सबसे बड़ी लेक है। यहां पे अगर आप देखिए तो आपको ये देखने को मिलेगी, ये है कैस्पियन सी, ठीक है, यानी एक साइड पे इसके एशिया है, दूसरी साइड पे इसके यूरोप है, और नीचे की साइड पे इसके मिडिल ईस्ट है, यानी यूरोप और एशिया के बीच में ये मौजूद है। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ और तुर्की के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अजरबैजान के साथ जाके लिंक होती है। तो इसकी अगर लोकेशन आप यहां पे देखिए तो एशिया है, एशिया के अंदर रशिया है, काजाकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्कमानिस्तान है और ईरान है। तो ये इन 5 ममालिक के साथ जो है ये कैस्पियन सी लगता है, और इनकी बॉर्डरीज जो है इसके साथ लगती हैं। तो ये भी बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ की ट्रेड जो है सारी की सारी इसके थ्रू फिर आगे जो है वो नहर के थ्रू इन्होंने लिंक बनाया हुआ है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं जी, वो है कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी जो है ये है 2.754 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ, और इसकी सबसे ज्यादा जो डेप्थ है वो है 2200 मीटर की सबसे ज्यादा डेप्थ है। अब कैरेबियन सी की आप लोकेशन देखिए तो अब यहां पे हमने अभी तक फिलहाल एशिया और यूरोप की बात की, तो अब यहां पे आप आ जाएं ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ये जो है यहां पे आपको कैरेबियन सी देखने को मिल रहा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे छोटे छोटे बहुत ज्यादा जजीरे हैं, ठीक है। और हम जिसे जानते हैं सबसे फेमस यहां पे जो है वो है वेस्ट इंडीज, ठीक है, जिसके साथ क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो वही सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे फेमस देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर देखिए पनामा कैनाल भी यहीं पे आएगी, यहाँ ऊपर करके। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है ये कैरेबियन सी यहाँ पे आता है, ये समंदर, और यहाँ पे भी बहुत से छोटे छोटे ममालिक मौजूद हैं, और ये जो है वो यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा। तो ये भी बहुत ही फेमस है। लोकेशन की अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको इसके साथ टच हो रहा है, वेनेजुएला इसके साथ टच हो रहा है, और अटलांटिक ओशन के बीच में ही है, यानी अटलांटिक ओशन के ही साइड पे ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं जी नंबर 7 पे। नंबर 7 पे हमारे पास है साउथ चाइना सी। इसका भी आप अक्सर सुनते रहते होंगे, जैसे हम ये जानते हैं वहां पे तनाज़ा लगा हुआ है जी, कि वहां पे हम कह सकते हैं किसी भी टाइम पे वॉर हो सकती है, और इस तरह के हालात वहां बने रहते हैं। तो साउथ चाइना सी जो है ये 3.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो 1212 मीटर जो है वो इसकी सबसे ज्यादा डेप्थ है। अब इसको अगर आप यहां पे देखिए तो ये यहां पे आ गया हमारे पास चाइना, और ये है साउथ चाइना सी, ठीक है जी। ये यानी चाइना के साउथ में है, साउथ के साइड पे है, साउथ है नीचे की साइड पे, ठीक है, ऊपर की साइड पे है नॉर्थ, और नीचे की साइड पे है साउथ। तो ये चाइना से साउथ की साइड पे है, इस वजह से इसको नाम दिया गया साउथ चाइना सी का, जिसके ऊपर बहुत से ममालिक का क्लेम है, और ये माना जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफशोर जो है वो ऑयल एंड गैस मौजूद है। इसी वजह से समंदर को कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे अक्सर जो है वो तनाज़ा लगा ही रहता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखिए तो एशिया के अंदर है, और चाइना के साथ है, मलेशिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, और ताइवान के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। और सबसे ज्यादा जो इशू है वो है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ इशू क्या है? चाइना ये कहता है कि जो ताइवान है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है, वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट मानता है। अमेरिका आपने देखा अभी विजिट किया उन्होंने वहां पे, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी, क्योंकि वो इन्हें इंडिपेंडेंट मानते हैं वो भी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे भी एक वॉर हो सकती है इन फ्यूचर, कि अमेरिका जो है या अमेरिकन ब्लॉक जो है वो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, जबकि चाइना उसे अपना ही पार्ट मानता है। समंदर के अंदर छोटा सा जजीरा है, ठीक है। तो यहां पे भी हम मान सकते हैं कि इन फ्यूचर कोई ना कोई इशू हो सकता है। और नंबर 8 पे लास्ट पे हम बात करते हैं जो फेमस सी है वो है जी ईस्ट चाइना सी। ये भी चाइना का ही समंदर है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये साउथ की साइड पे था तो ये साउथ चाइना सी था,
तो अब यहाँ पे अगर ईस्ट की साइड पे हम बात करें तो ये है ईस्ट चाइना सी, ये दोनों समंदर जुड़े हुए हैं, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी ये जो है वो जुड़े हुए हैं, आपस में लिंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जो है वो जापान भी कहता है ये मेरा हिस्सा है, और वहां पे समंदर के अंदर यानी कि जो टेरिटरीज हैं उन पे काफी ज्यादा यहाँ पे इश्यूज मौजूद हैं, और यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस के रिजर्व मौजूद हैं और इन फ्यूचर यहाँ पे वॉर हो सकती है। दूसरा, जो इन समंदरों को कंट्रोल करेगा वो यहाँ की ट्रेड को कंट्रोल करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखिए चाइना जो है वो सीपैक के थ्रू या बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू यहां पे लिंक कर रहा है ये पूरे का पूरा इलाका जो है, और ये समंदरों के बीच में से जा रहा है, और ये कितना वो समंदर जिनके ऊपर तनाज़ा लगा हुआ है, तो चाइना वहां से कितना टाइम ट्रेड कर सकता है वो भी अकेले, जबकि पूरा वेस्टर्न ब्लॉक जो है, जापान जो है, ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया जो है ये उसके खिलाफ है, और कॉर्ड्स आपने देखा यहाँ पे कॉर्ड्स भी मौजूद है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे इसकी, तो वो पूरे का पूरा इसको यहाँ काउंटर किए हुए, तो यहाँ पे चाइना की ट्रेड बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इलाके बहुत ज्यादा तनाजे वाले हैं। आज नहीं तो कल यहाँ पे वॉर हो सकती है, और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे वॉर हो सकती है इसी बात के ऊपर कि भाई ये मेरा। इसी वजह से चाइना खुद को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान का अगर रूट यूज करता है, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हम जिसको कहते हैं सीपैक या बाकी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन आप देखिए ये भी एशिया के अंदर है, चाइना है, साथ में जापान है और साउथ कोरिया है, और ये साउथ कोरिया की वजह से भी फिर यहाँ पे काफी ज्यादा, या नॉर्थ कोरिया की वजह से जो इनकी टेंशंस हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सेंसिटिव एरिया है, ये जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं। तो ये वर्ल्ड मैप के अंदर 8 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो है वो समंदर देखे। वैसे जो अगर हम बात करें बड़े बड़े समंदर की, तो वो 40 के करीब हमें जो है वो बड़े बड़े समंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ा बहर है उसी के अंदर जो है वो बहीरा है, छोटा समंदर है, उसी का हिस्सा है। तो हर मुल्क के साथ जहां पे वाटर बॉडी लग रही है उसका अपना एक समंदर है, तो हम हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ इंपॉर्टेंट को हमने देखा है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जी हम पहाड़ों की, और देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर जो है वो मेजर माउंटेन रेंजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे फेमस माउंटेन रेंजेस कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और पहाड़ों की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये चार्ट मौजूद है, इस चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा उसका मैप जो है, और उसमें हम मैप में हम इन पहाड़ों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे इस चार्ट के अंदर समझ लीजिए, इसमें 10 जो है वो बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। एक्चुअली पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ी सिलसिले हैं, ठीक है। तो पहाड़ मतलब इंडिविजुअल इनको डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि पहाड़ी सिलसिलों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो 10 बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले जो दुनिया के अंदर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो है जी हिमालयाज, यानी हिमालय के माउंटेन, जिनसे हम बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि वो हमारे ही साइड पे हैं, पाकिस्तान के साथ भी लिंक करते हैं। तो हिमालयन माउंटेन है। अगर कंट्री की बात करें तो एशिया के अंदर ये आते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर एशिया के अंदर हैं। और कंट्रीज इसमें कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, चाइना है और भूटान है। ये इन 5 कंट्रीज के साथ जो है हिमालयन माउंटेन्स जो है वो लिंक करते हैं, ये या हिमालय माउंटेन्स का पहाड़ी सिलसिला लिंक करता है, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है जी? वो एवरेस्ट है, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ये एवरेस्ट जो है इसका हाईएस्ट माउंटेन है, चोटी है, हाईएस्ट पीक है। और अगर हम मीटर्स में इसके एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड का मतलब सतह समंदर से बुलंदी, यानी जो इलाका जितना समंदर से ऊंचा होगा वो उसका एल्टीट्यूड है। तो समंदर से इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 8848 मीटर, ये मीटर के अंदर है, ठीक है। तो सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला हमारे पास हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है नंबर 1 के ऊपर, जो पाकिस्तान के साथ भी लिंक करता है और 8848 मीटर जो है इसकी बुलंदी है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी कराकरम का पहाड़ी सिलसिला। ये भी हम इससे बखूबी वाकिफ है क्योंकि कराकरम भी जो है वो पाकिस्तान के साथ लिंक करता है। ये एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया जो है ये 3 वाले के साथ ये पहाड़ी सिलसिला लिंक करता है। और K2 जो है इसकी बुलंद तरीन चोटी जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। और इसकी अगर हम बुलंदी की बात करें तो 8611 मीटर जो है वो K2 की बुलंदी है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं वो है हिंदू कुश। इससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि हिंदू कुश जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो हिंदू कुश भी जो है वो एशिया के अंदर है। कॉन्टिनेंट की बात करें, कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इसके साथ मौजूद है, बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है। और तिरछ मीर जो है ये सबसे बुलंद तरीन चोटी है इस एरिया की, इस पहाड़ी सिलसिले की, और जिसकी हाईएस्ट हाइट है जी 7708 मीटर, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे बात करते हैं जी, हमारे पास जी पामीर है। इससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं। पामीर का जो पहाड़ी सिलसिला है और ये एशिया के अंदर मौजूद है।
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है इससे ये लिंक करता है पामीर का पहाड़ी सिलसिला। यानी जो पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होके जो है वो जाता है, अगर हम मैप में उसे देखेंगे तो ये और निकल जाता है आगे ताजिकिस्तान तक और किर्गिस्तान तक जो है वो ये पूरे का पूरा पहाड़ी सिलसिला निकल जाता है। और कंगूर तोक जो है ये इसकी सबसे बुलंद चोटी है और 7649 मीटर जो है वो इसकी सबसे ज्यादा बुलंदी है। अच्छा, आगे जी हिंगडोन माउंटेन, ये एशिया के अंदर है, ये चाइना का ही कोई इन्होंने नाम रखा हुआ है, ठीक है। और ये चाइना और म्यांमार जो है यानी इंडिया को छोड़ के, नेपाल भूटान को छोड़ के डायरेक्टली जो है वो चाइना और म्यांमार के बीच में जो आता है उसको जो है वो ये पहाड़ी सिलसिला है। और माउंट गोगा जो है ये इसकी सबसे बड़ी, गोंगा से पढ़ें या गोगा पढ़ें, ये माउंट गोंगा जो है ये इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी है और 7556 मीटर जो है वो इसकी बुलंदी है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पहाड़ी सिलसिला वो है जी तेन शान। ये तेन शान जो है नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि चाइना के साथ लिंक करेगा, एशिया के अंदर है, चाइना, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यानी सेंट्रल एशियन ये 3 कंट्रीज हैं और चाइना जो है वो इसके साथ लिंक कर रहा है। और जंगेज कोशवा जो है, जंगेश कोशको जो है इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी है जो उन्होंने चंगेज खान के नाम के ऊपर रखी है या किसके जो है वो 7439 मीटर जो है वो इसकी बुलंदी है, सबसे यानी जो चोटी की बुलंदी है वो है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं जी कुन लोन जो है ये भी एशिया के अंदर है और ये भी चाइना के अंदर है और लुशी शॉन जो है इसकी सबसे बुलंद चोटी है और 7176 मीटर जो है वो इसकी बुलंदी है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी ट्रांस हिमालय की, इसको भी आपने सुना हुआ होगा। ट्रांस हिमालय भी एशिया के अंदर है, चाइना के अंदर है और माउंट निचेन तोंगा जो है ये उनको चाइनीज में ही नाम रखा हुआ है, ये जो है इसकी बुलंद तरीन चोटी है और 7162 मीटर जो है वो ट्रांस हिमालय की बुलंदी है या ट्रांस हिमालय जो माउंट नेशी है उसकी बुलंदी है। अच्छा, उसके बाद है एंडीज जो कि अब यहां से एशिया से बाहर भी आया है, ठीक है। ये भी बड़ा फेमस पहाड़ी सिलसिला है एंडीज का जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, चिली वगैरह के एरिया में फैला हुआ है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला ये जो कंट्रीज हैं सारे के सारे, खासकर फुटबॉल के हवाले से ये आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस कंट्रीज हैं, तो ये फुटबॉलर कंट्रीज हैं, उनका जो पहाड़ी सिलसिला है साउथ अमेरिका के अंदर उसको एंडीज कहा जाता है। और ये एकोकोआ जो है ये इसका जो है वो सबसे बुलंद चोटी है। एकोकावा जो है इसको प्रोनाउंस कर लें आप, 6961 मीटर जो है वो इसकी बुलंदी है, यानी कि जो एकोनकावा जो है इसकी बुलंदी जो है वो 6961 मीटर है और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। उसके बाद हिंदू राज जो है ये भी हमने सुना हुआ, ये भी पाकिस्तान के साथ है। हिंदू राज जो है वो एशिया पाकिस्तान के अंदर है, वो कि पाकिस्तान के साथ भी है लेकिन साथ में जो है ये दूसरे ममालिक को भी टच जो है वो करती है किसी न किसी तरह, क्योंकि पूरी की पूरी रेंज है। अच्छा, कोयोजोम जो है इसकी बुलंदी है जो कि आप नाम से ही देख लें चाइना का एक नाम महसूस होता है और 6873 मीटर जो है वो इसकी बुलंदी है। एक बात आपने दिमाग में रखनी है, ये हिंदू राज और हिंदू कुश जो है ना, हम इसे नॉर्मली एक साथ ही जो है हम हिंदू कुश को ही हिंदू राज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग से दी हुई है क्योंकि ये अलग माउंटेन रेंज है तो इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन की हुई है। अदरवाइज हम इसको एक ही जो है वो हिंदू कुश को हिंदू राज जो है वो एक साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है अलास्का रेंज। अब अलास्का रेंज जो है ये भी एशिया से बाहर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है अलास्का, क्योंकि अमेरिका का एरिया है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका वहां पे है, बर्फ जहां पे होती है हम जानते हैं। और ये डेनाली जो है इसका सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है और 6194 मीटर की बुलंदी है। उसके बाद सेंट एलियस माउंटेन्स हैं और ये सेंट एलियस माउंटेन्स जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो है उसके बॉर्डर के साथ जो है वो टच हो रहे हैं। और माउंट लोगॉन जो है ये सबसे बुलंद चोटी है इसकी और 5959 जो है मीटर इसकी बुलंदी है। और लास्ट पे नंबर 10 हमारे पास पहाड़ी सिलसिला जो आता है वो कैक्सियस माउंटेन्स हैं, ये भी बहुत फेमस हैं, आपने इनका भी सुना होगा, ठीक है। सेंट्रल एशिया के अंदर, ये यूरोप और एशिया के अंदर है, यानी 2 कॉन्टिनेंट्स को ये लिंक करता है ये पहाड़ी सिलसिला। इसके अंदर जॉर्जिया, रशिया और अजरबैजान के जो इलाके हैं ये इलाके यहां पे आते हैं। और माउंट एल्बर्ट्स जो है सबसे बुलंद तरीन चोटी है 5642 मीटर। इसके बारे में आपने अक्सर जो है वो किस्से कहानियां सुने होंगे, ये कैक्सस माउंटेन्स जो है इनके बारे में पुराने टाइम पे ये कहा जाता था, जैसे आपने सुना होगा कि कोहकाफ जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। कोहकाफ हम सुनते हैं जी कि वहां पे परियां रहती हैं और ये और वो, तो ये किस्सा है, हम हिस्ट्री के अंदर इसको समटाइम स्टडी करते हैं कि भाई ये जो एरिया है ये पहाड़ों का, तो यहाँ के बीच में से गुजर के रास्ता जो है वो चाइना जाया करता था उस टाइम पे, पुराना सिल्क रोड जो है वो यहां से गुजर के जाया करता था। तो यहाँ पे इन पहाड़ों की चोटियों पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत लोग यहाँ पे रहा करते थे या लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और उनकी वजह से यहाँ पे इनको कोहकाफ या कोहकाफ की परियां कहा गया। अब ये कितना सच है आई डोंट नो, लेकिन एक
चीज जो है मैंने सुनी, डिस्कस की, तो ये आपको बता रहा हूं। और ये एरिया जो है इसके यहाँ पे इनको कोकाफ कहा भी जाता है, इन पहाड़ों को समटाइम जो है वो कैक्सियस माउंटेन्स को कोकाफ भी कहा जाता है। तो ये हम कहते हैं कि भाई ये कोकाफ की परियां और पता नहीं क्या क्या जो है। तो ये यहाँ पे हम इस पार्ट को जो है वो एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें वर्ल्ड मैप के हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा फिर आगे लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम स्टॉप कर रहे हैं। सॉरी, अभी जो है इसका मैप रहता है, पहले आप वो देख लें, उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो ये आप देखिए फिजिकल मैप यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो है फिजिकल मैप है पहाड़ों का, जिसमें हमें जो है वो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जो फेमस डिस्कस किए उनको हम देखते हैं। यहाँ पे टॉप 10 जो है वो तो नहीं देखेंगे हम, फेमस जो सबसे ज्यादा हम देखते हैं उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो एरिया है हिमालय का, ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे 5 से 6 पहाड़ी सिलसिले जो है वो सिर्फ इस एरिया के अंदर आते हैं, हिमालय के अंदर। हिमालय है, कराकरम है, हिंदू कुश है, हिंदू राज का जो एक कह रहा है, ठीक है। इसी तरह से जी तिन शेन का एरिया यहाँ पे पूरे का पूरा माउंटेन्स का आता है। तो ये जो पूरा आप देखिए यहाँ पे जो ब्राउनिश कलर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये जो ब्राउन कलर है, जो डार्क ब्राउन है, वो सबसे ज्यादा उनकी हाइट है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अगर हाइट आप देखें तो यहाँ पे प्लेटू ऑफ तिब्बत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो जिसका कलर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये दुनिया की छत इसको माना जाता है। ये सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में है, लेकिन ये ऊपर जो है प्लेटू ऑफ तिब्बत तो है, लेकिन ये प्लेटू है। प्लेटू को समझते हैं ना, पहाड़ी, एक ऐसी पहाड़ टेबल की माउंटेन जो हम इसे कह सकते हैं कि जो दूर से पहाड़ नजर आए लेकिन ऊपर जो है वो बिल्कुल टेबल की सतह का हो, वहां पे जो है वो लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वहां पे लोग रहते हैं। तो ये ऊपर यहाँ पे प्लेटू तिब्बत के जो है यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये सबसे बुलंदी है। इसकी साइडों पे जो पहाड़ हैं तिब्बत की साइडों पे, वो सारे के सारे बुलंद पहाड़ी सिलसिलों में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के एरिया के अंदर आ गया। तो 6 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो सिर्फ यहाँ एशिया के अंदर आते हैं और ये इसके साथ लिंक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो डेजर्ट का एरिया है, गोबी डेजर्ट, इसके साथ जो पहाड़ी सिलसिला हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर जब जाएं तो ये एटलस माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे जो है मराकश का एरिया यहाँ पे आ जाता है और अफ्रीका का है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे भी पहाड़ मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से अगर हम आते हैं सामने तो ये इंडीज का हमने जिक्र किया था, ये जो सारे के सारे फुटबॉलर कंट्रीज हैं, चिली है, पेरू है, अच्छा जी पैरागॉन, इक्वाडोर के इलाके हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये इस एरिया के अंदर आते हैं। ये इंडीज माउंटेन, ये सारा जो आपको यहाँ पे ब्राउन एरिया दिखाई दे रहा है, ये इंडीज माउंटेन का है। इसी तरह से हम जहां पे चले जाएं तो रॉकी माउंटेन्स आके अमेरिका में आ जाते हैं। और ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं ये अमेरिका के बीच में, ज्यादातर अमेरिका के बीच में है, थोड़े मेक्सिको के बीच में है। ये पूरी यानी बेल्ट है एक, ठीक है। इनकी जो हाइट ज्यादा है वो अमेरिका के अंदर है, लेकिन ये मेक्सिको, अमेरिका और साथ में जो है वो फिर आगे कनाडा की साइड पे भी जाते हैं। तो ये एक लंबा पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा ये जो है वो मौजूद है। इसी तरह से फिर अलास्का की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अलास्का रेंज हमें देखने को मिलती है वो इन एरियाज के अंदर है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये रेंज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो फेमस है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ पे तुर्की के अंदर जो हमें अजमीर के माउंटेन्स नजर आते हैं, ठीक है। और ये कैक्सस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो सी है इसके साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे, जिनको हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे शहजादियां या परियां रहा करती थी, और ये सी रूट भी था, तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है फेमस माउंटेन्स हैं। सबसे ज्यादा जो है अगर आप इस मैप के अंदर देखें तो वो हमें ये एरिया देखने को मिल रहा है, ये जो पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहा है, जो चाइना के साथ लिंक कर रहा है, जो अफगानिस्तान के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ जो लिंक कर रहा है। और दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां जो हैं, ठीक है, 34 बुलंद तरीन चोटियों में से 14 बुलंद तरीन चोटियां वो पाकिस्तान के अंदर हैं। ये भी एक बहुत शानदार बात है, ठीक है। तो माउंटेन सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, बाकी जो है वो मौजूद है लेकिन वो इतने बड़े या इतनी ज्यादा उनकी हाइट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसको हम स्टॉप करते हैं वर्ल्ड मैप के सिलसिले को, और ये हमारा जो है वो पार्ट 1 यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है। अब पार्ट 2 में जब हम जाएंगे तो फिर उसमें हम बाकी जो वर्ल्ड फीचर्स हैं वर्ल्ड मैप के अंदर से उसको हम डिस्कस करेंगे।